नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की इस ऑनलाइन गोल्डन टेस्ट सीरीज में मैं जीएस भाटी आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्स और प्यार आप लोगों का हमें और हमारी टीम टेक्निकल टीम को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों इस रेस्पॉन्स और प्यार के लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। और साथ ही दोस्तों आपके इसी प्यार व इसी रेस्पॉन्स की वजह से मैं आपके लिए एक बार फिर से एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूं। और इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको बेस्ट से बेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। साथ ही दोस्तों आपका यही जो प्यार है, लाइक्स है, कमेंट्स है, यही रेस्पॉन्स है दोस्तों हमें जो कि हमें मोटिवेट करता है। और यही प्यार व रेस्पॉन्स आप आगे भी बनाए रखेंगे और मेरे द्वारा भी आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब स्टार्ट करने वाले हमारी टेस्ट सीरीज, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शो हो चुका है। दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी ऑनलाइन क्लास से जो टेस्ट सीरीज है उसी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि वैसी सूचना जो इंटरनेट के सर्च इंजन में छुपा रहता है, यानी वैसी सूचना जो इंटरनेट के सर्च इंजन में छुपी रहती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे डीप वेब, फर्स्ट ऑप्शन है डीप वेब, सेकंड ऑप्शन है वेब 2.0 और थर्ड ऑप्शन है दोस्तों हाइड इन्फो और फोर्थ ऑप्शन इसी के साथ है दोस्तों वेब लॉग। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में माध्यम से कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ऐसी सूचना को क्या कहते हैं जो कि सर्च इंजन में छुपी रहती है या हाइड रहती है। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार की सूचना को हाइड सूचना या फिर जो छुपी हुई सूचना कहते हैं। जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं वैसी सूचना जो इंटरनेट के सर्च इंजन में छुपी रहती है क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर काफी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। तो ऐसी सूचना को दोस्तों क्या कहेंगे, ऐसी सूचना को कहेंगे दोस्तों डीप वेब के नाम से ऐसी सूचना को जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीप वेब एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों हम बात करें डीप वेब की, तो डीप वेब क्या है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। आप जानते हो वर्ल्ड वाइड वेब जो कि www वर्ल्ड वाइड वेब। कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके आप बता सकते हो कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस वर्ल्ड वाइड वेब के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, 3 पार्ट इसके होते हैं। 3 पार्ट की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं। तो एक तो होता है दोस्तों इसका सरफेस वेब, जिसको हम सरफेस वेब के नाम से जानते हैं, SURFACE सरफेस वेब। एक होता है इसका क्या, सरफेस वेब। और इसका दोस्तों दूसरा पार्ट होता है कौन सा, सरफेस वेब की अगर आप दूसरा पार्ट की बात करें तो डीप वेब, सरफेस वेब, डीप वेब। और थर्ड पार्ट होता है दोस्तों इसका डार्क वेब। सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब, 3 पार्ट होते हैं दोस्तों इसके। और तीनों पार्टों की हम बात करेंगे तो तीनों पार्टों के लिए हमें सबसे पहले बात करने वाले किसकी, डीप वेब के बारे में, कि डीप वेब एक्चुअल में होता क्या है। डीप वेब जो सर्च इंजन में छुपा हुआ पार्ट रहता है उसी को क्या कहते हैं, डीप वेब कहते हैं। तो डीप वेब के बारे में बात करें, इस डीप वेब को दोस्तों हिडन वेब के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से, हिडन वेब के नाम से भी जाना जाता है, हिडन वेब। इसी को दोस्तों इनविजिबल वेब के नाम से भी जाना जाता है, इनविजिबल वेब के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों ये क्या है, ये जो बात कर रहा हूं मैं डीप वेब, हिडन वेब, इनविजिबल वेब, ये इसी डीप वेब की क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, इसी डीप वेब के पार्ट है। ये सब क्या है, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की पार्ट है। तो दोस्तों डीप वेब, हिडन वेब या इनविजिबल वेब, ये तीनों क्या है, www के पार्ट है, जो किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स के रूप में नहीं होता है। ठीक है, ये इंडेक्स के रूप में नहीं होता है। ये सारे कंटेंट किसमें होते हैं, HTML लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, HTML लैंग्वेज में होते हैं। सारे के सारे कंटेंट जो भी होते हैं HTML के रूप में होते हैं, इंडेक्स के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, इनके सारे जो कंटेंट HTML के रूप में होते हैं। और जैसे कि इसके एग्जांपल अगर मैं बता दूं आपको, इसका एग्जांपल के कौन सा होगा सबसे बेस्ट, अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो वेब मेल इसका क्या है,
बेस्ट एग्जाम्पल है बिल्कुल वेब मेल। वेब मेल, ठीक है। तो वेब मेल क्या है, ये एक तरीके से डीप वेब ही है, ठीक है। यानी सर्च जो छुपा हुआ जो सर्च इंजन होता है वही है क्या, वेब मेल, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अनुकृति वेबसाइट किससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुकृति। अनुकृति क्या है, एक वेबसाइट है, ये किससे संबंधित है। तो हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑडियो बुक से संबंधित है, वीडियो गेम से संबंधित है, ट्रांसलेशन से संबंधित है, या फिर एब्स्ट्रैक्टिंग से संबंधित है। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि जो अनुकृति वेबसाइट है वो किससे संबंधित है, किससे इसका रिलेशन है, किससे रिलेटेड है। कि अनुकृति जो वेबसाइट है, अगर आपने सुना हो फ्यूचर में इन पास्ट कभी कि अनुकृति वेबसाइट किस प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो आप हमें बता सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर का आप चूज करके हमें सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों आगे मैं बात करने वाला हूं इसी अनुकृति वेबसाइट के बारे में। तो दोस्तों ये अनुकृति वेबसाइट किससे संबंधित है, ट्रांसलेशन सर्विस से संबंधित है। यानी कि ये ट्रांसलेशन संबंधित है, मतलब अनुवाद सेवा से संबंधित है, अनुवाद सेवा से रिलेटेड है क्या, अनुकृति वेबसाइट, ठीक है। इस अनुकृति वेबसाइट की अगर हम और बात करें दोस्तों, तो कि अनुकृति वेबसाइट क्या है, तो अनुकृति नाम से दोस्तों क्या है, अनुवाद वेबसाइट है ये, और ट्रांसलेटिंग इंडिया को सभी भारतीय भाषाओं में, यानी ट्रांसलेट इंडिया को सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद सेवा और सूचना साइट के रूप में, यानी कि क्या क्या कार्य करती है, अनुवाद सेवा और सूचना साइट, ठीक है। अनुवाद सेवा व सूचना साइट के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस अनुकृति वेबसाइट को किस लिए डिजाइन किया गया था, अनुवाद सेवा व सूचना साइट के रूप में इसको डिजाइन किया गया था। ऐसी वेबसाइट बनाने का जो विचार था दोस्तों, इसका जो विचार आया था वो किन लोगों का ये विचार था, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसी वेबसाइट बनाने का जो विचार है दोस्तों, वो भारतीय भाषाओं के विकास के लिए समर्पित 3 संस्थानों के दोस्तों ये एक उनकी एक परिकल्पना थी। तो 3 संस्थाएं वो कौन कौन सी थी, तो केंद्रीय भाषा संस्थान, कौन सी, केंद्रीय भाषा संस्थान, केंद्रीय भाषा संस्थान, केंद्रीय भाषा संस्थान। दोस्तों इसी के साथ और बात करेंगे केंद्रीय भाषा संस्थान के अलावा मैसूर साहित्य अकादमी, कौन सी, मैसूर साहित्य अकादमी, मैसूर साहित्य अकादमी। मैसूर साहित्य अकादमी के अलावा दोस्तों नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट जिसके हम एनबीटी के नाम से भी जानते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट, ये इन तीनों की क्या थी, एक कल्पना थी। इन तीनों संस्थानों ने इसका जो विचार है, इस अनुकृति वेबसाइट का जो विचार है वो इनके प्लानिंग में था, ठीक है। तो इनके द्वारा इस वेबसाइट का निर्माण किया गया था। जो दोस्तों इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि किसी भी भाषा को जो भी इंडियन लैंग्वेजेज है उन्हें ऑल इंडियन लैंग्वेजेज में चेंज करना, यानी कि कोई भी अगर आपके पास ब्लॉग है, किसी भी ब्लॉग को इंडियन लैंग्वेजेज में चेंज करना इस अनुकृति वेबसाइट का कार्य है। अगर आप इसके बारे में और कुछ अगर जानना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, गूगल में अनुकृति वेबसाइट आपको मिल जाएगी आराम से, बिल्कुल बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप कलेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा इजेप्रॉक्सी। इजेप्रॉक्सी किसका प्रोडक्ट है, इजेप्रॉक्सी किसका प्रोडक्ट है, तो ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके बता सकते हो कि इजेप्रॉक्सी किसका प्रोडक्ट है। इजेप्रॉक्सी स्कोपस का है, इनफ्लिबनेट का है, और सीएलसी का है, या फिर इप्ला का है। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि ये जो इजेप्रॉक्सी है किसका प्रोडक्ट है, इजेप्रॉक्सी एक्चुअल में है क्या और ये किसका प्रोडक्ट है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों टाइमिंग आपका और हो चुका है, मैं बता देता हूं आपको कि इजेप्रॉक्सी किसका प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, ओसीएलसी का प्रोडक्ट है। दोस्तों ओसीएलसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे कि डीडीसी से रिलेटेड भी है, मेलविल डेवी से रिलेटेड भी है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। तो आपको ओसीएलसी एक बार थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना है, या फिर आपको अगर कोई वीडियोस ऑनलाइन क्लासेस नहीं देखी तो आप हमारे पिछली ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं या रीड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो ओसीएलसी से रिलेटेड है क्या, इजेप्रॉक्सी। अब आपको मैं बता दूं कि इजेप्रॉक्सी एक्चुअल में है क्या। तो इजेप्रॉक्सी क्या है दोस्तों, एक मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर है। इजेप्रॉक्सी क्या है, एक मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर है, मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर है। इजेप्रॉक्सी क्या है, मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर है जो लाइब्रेरी उपयोगकर्ताओं को स्थानीय प्रमाणीकरण प्रणाली से प्रमाणित करता है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड करता है उनको और उपयोगकर्ताओं को के प्रमाणीकरण के आधार पर दूरस्थ पहुंच प्रदान करता है, यानी दूर दूर तक क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है। इजेप्रॉक्सी पुस्तकालयों को आसानी से कहीं भी, यानी कि ये लाइब्रेरी जो ई सामग्री होती है, ई सामग्री खोजने व
वितरित करने की अनुमति देता है। ठीक है, आप ईजी प्रॉक्सी के माध्यम से कहीं भी बेटे कोई भी सूचना ले सकते हो या फिर दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इस ईजी प्रॉक्सी की। ईजी प्रॉक्सी एक्चुअल में इसका जो निर्माण कार्य है वो कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ईजी प्रॉक्सी दोस्तों 1999 में इसको बनाया गया था और बनाने वाले व्यक्ति थे दोस्तों कौन? क्रिस जगर। क्रिस जगर के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। क्रिस जगर के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। ठीक है, लेकिन सन 2008 में दोस्तों ये जो है OCLC के द्वारा इसका मतलब इसको अधिग्रहण जो है कर लिया गया था। सन 2008 में इसको किसने अधिग्रहित कर लिया? OCLC ने। OCLC का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या है, जो न्यू नेम है इसका वो क्या है। काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। OCLC काफी इंपॉर्टेंट है व्यू ऑफ एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से आप देखें तो इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, पाथ गोल थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है हमें कि लीडरशिप से संबंधित है, मोटिवेशन से संबंधित है, ट्रेनिंग से संबंधित है या फिर TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए और बताइए कि पाथ गोल थ्योरी किससे संबंधित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो अपनी क्या बोलते हैं इसको कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है ना, उनमें क्या होता है एक्चुअल में जो ओल्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ओल्ड क्वेश्चन में आपको मतलब 50 से 60% आपको ओल्ड क्वेश्चन ही रिपीटेड मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो पाथ गोल थ्योरी जैसे कि इसका आंसर मैं देने जा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों किससे रिलेटेड है पाथ गोल थ्योरी? पाथ गोल थ्योरी दोस्तों लीडरशिप से रिलेटेड है ये। ठीक है, लीडरशिप से। ठीक है, तो पाथ गोल थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पाथ गोल थ्योरी जो है इसे पथ लक्ष्य सिद्धांत यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं पथ लक्ष्य सिद्धांत या फिर दोस्तों इसको क्या कहेंगे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नेता या फिर लीडर, LEADER लीडर, पथ लक्ष्य या फिर इसको नेता प्रभावशीलता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पाथ गोल थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? तो पथ लक्ष्य सिद्धांत या फिर नेता प्रभावशीलता सिद्धांत के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस नेतृत्व सिद्धांत का जो निर्माण कार्य है दोस्तों, वो निर्माण कार्य किया गया था 1971 में। इसका जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था? 1971 में। और इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे और कहाँ इसका निर्माण किया गया था, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में इसका निर्माण किया गया था। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में इसका निर्माण किया गया था और निर्माण करने वाले दोस्तों इसके जो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उनका नाम था रॉबर्ट हाउस द्वारा सन 1971 में इसका निर्माण कर लिया गया था। रॉबर्ट हाउस द्वारा इसका निर्माण कर लिया गया था दोस्तों। और इसके बारे में बात करें तो दोस्तों इसे 1996 में क्या किया गया? संशोधित किया गया था दोस्तों। 1996 में 1996 में इसको किया गया, संशोधित किया गया था, एडिट किया गया था। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे इस सिद्धांत में कहा गया है कि एक नेता का व्यवहार उसके या उसके अधीनस्थों की संतुष्टि, प्रेरणा और प्रदर्शन के लिए आकस्मिक है। ठीक है, ये उनके लिए एक एक्सीडेंटल रूप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा कि अपने एक लेख में रंगनाथन महोदय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में तुच्छ या कम उपयोगी माना है। यानी ऐसा कौन सा सूत्र है जिसको डॉक्टर ऐसा रंगनाथन द्वारा कम उपयोगी या तुच्छ माना है, या जिसका यूज कम होता हो, या जिसे एक कह सकते हैं कि बिल्कुल लचीले रूप में इसको अधिग्रहित किया गया था या इसको माना गया था? तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रथम सूत्र है, द्वितीय सूत्र है, तृतीय सूत्र है या पंचम सूत्र है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है और आप आराम से देख के कमेंट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा सूत्र ऐसा है जिसको तुच्छ या फिर कम उपयोगी माना गया है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो प्रथम सूत्र को डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा बिल्कुल तुच्छ या फिर कम उपयोगी रूप में माना है। प्रथम सूत्र की अगर पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की दोस्तों हम बात करें तो 5 सूत्रों में से कौन कौन से सूत्र ऐसे थे और
इनके बारे में क्या डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा कहा गया था, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दोस्तों जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है, इन 5 सूत्रों की जो कल्पना है वो दोस्तों 1924 में की गई थी, जैसा कि मैंने पिछले टेस्ट सीरीज में भी ऐसा बताया था आपको। और इन सूत्रों को जो मूर्त रूप देने वाले जो बयान है दोस्तों वो दिए गए थे दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1928 में, यानी कि इनकी जो परिकल्पना है वो कब की गई थी, 1928 में इनकी परिकल्पना कर ली गई थी। और ये कानून या फिर ये जो नियम है दोस्तों प्रथम बार 1931 में एक पुस्तक के रूप में इनका प्रकाशन किया गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। पुस्तक का नाम था दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्टमेट्रिक्स शब्द का उद्भव किस वर्ष हुआ था, या एल्टमेट्रिक्स शब्द का उद्भव वर्ष है। तो एल्टमेट्रिक्स शब्द जो है, पहली बात तो ये कि किससे रिलेटेड है, साथ ही हम बात करेंगे इसके बारे में कि इसका जो उद्भव है वो कब हुआ था। तो ऑप्शन आपके सामने है और आप बता सकते हो कि इसका उद्भव जो है किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है दोस्तों जैसे कि 1969 है, 2002 है, उसके बाद में 2010 है और 2017 है। एल्टमेट्रिक्स शब्द का उद्भव किस वर्ष हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इसका उद्भव किस वर्ष हुआ था या किस वर्ष इसका उद्भव किया गया था। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि एल्टमेट्रिक्स जो शब्द है उसका उद्भव हुआ था 2010 में, यानी कि ये शब्द कब आया था, 2010 में आया था। और ये शब्द किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एल्टमेट्रिक्स शब्द किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, सोशल मीडिया से ये रिलेटेड है, यानी कि जो विद्वत जो लेख होते हैं, जो भी ब्लॉग्स होते हैं, उन ब्लॉग्स पर ये क्या करता है, सोशल मीडिया पर उन ब्लॉग्स का क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो ये प्रभाव डालना ही क्या कहलाता है दोस्तों, एल्टमेट्रिक्स कहलाता है। और इस शब्द का जो उद्भव है दोस्तों वो हुआ था 2010 में। ऐसा क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में, नेट एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ ही दोस्तों आगे की हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन किससे रिलेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों लोड का लॉज, ब्रैडफोर्ड लॉ, जिप लॉ और रंगनाथन 5 लॉज। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन का जो रिलेशन है वो किससे है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आप सारे लॉज का भी डिस्कशन करके हमें बता सकते हैं कि जो लोड का लॉ है वो कब आया था, ब्रैडफोर्ड लॉ कब आया था और जिप लॉ कब आया था। साथ ही 5 लॉज के बारे में बात कर चुका हूं कि 5 लॉज का प्रकाशन और इनकी जो परिकल्पना है वो कब की गई थी। तो आंसर मैं आपको बता देता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो पब्लिकेशन है वो किस रिलेटेड है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन जो है दोस्तों वो लोड का लॉज से रिलेटेड है, यानी कि लोड का लॉज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका लोड का लॉज कब आया था, तो ये आया था दोस्तों 1926 में। 1926 में अल्फ्रेड जे लोड का द्वारा द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, इसका प्रतिपादन किया गया था 1926 में। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि लोड का लॉ एक दिए गए क्षेत्र में लेखकों का प्रकाशन की आवृत्ति का वर्णन करता है, यानी कि प्रकाशन की जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, या फिर हम कह सकते हैं जो चक्रीकरण है उनका क्या करता है, वर्णन करता है। लोड का लॉ के वैज्ञानिक कानून के अनुसार एक क्षेत्र में केवल 6% से 10%, यानी कि 6% से लेकर 10% तक, 6% से 10% लेखक 10 से अधिक लेखों का उत्पादन करेंगे। ठीक है, 6%, एक बार दोबारा से सुन लीजिए आप इसको कि लोड का के वैज्ञानिक कानून के अनुसार एक क्षेत्र में केवल 6% लेखक क्या करेंगे, 10 से अधिक लेखों का उत्पादन करेंगे। 10 से, ये प्रतिशत नहीं है, 10 से अधिक लेखों का उत्पादन करेंगे। ये कहने वाला जो रूल है वो कौन सा था, लोड का लॉज है। और इसका जो निर्माण है अल्फ्रेड जे लोड का द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1926 में किया गया था। और साथ ही बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन जो है किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है लोड का लॉ से। साथ ही आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ब्रैडफोर्ड जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है और कब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इकनबुला का प्रकाशन कब तक किया जा रहा है, यानी कि इकनबुला जो है वो कब, यानी किस टाइमिंग से रिलेटेड, इसका जो टाइमिंग है वो पूछा गया है। तो दोस्तों
ऑप्शन है हमारे 1501 से पहले, 1763 से पहले, 1665 से पहले, या वर्तमान में भी इसका प्रकाशन हो रहा है। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि इसका जो प्रकाशन है वो कब से कब तक किया जा रहा है, या कब से पहले से है, या फिर वर्तमान में भी हो रहा है। जो भी आपको कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपको आंसर इसका आ रहा है वो आप बता दीजिए। देखिए दोस्तों, आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि हम किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन करके आते हैं, हमारा गलत हो जाता है, तो हमें क्या, वो हमेशा याद रहता है, वो क्वेश्चन हम कभी नहीं भूलेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन हम भूल जाएंगे, लेकिन जो गलत हुआ ना, वो क्वेश्चन हम कभी नहीं भूलते हैं। तो आपको गलत हो या सही हो, कभी भी किसी भी चीज में शर्म मत करो आप, और बिल्कुल आप निष्फिक्र होकर जवाब दे सकते हो। तो आप जवाब दे दीजिए इसका कि किसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसका राइट आंसर होगा, इकनबुला का प्रकाशन कब तक किया जा रहा है। तो दोस्तों ये किया जा रहा है 1501 से पहले की जो भी बुक्स है, उन बुक्स को क्या बोलते हैं, उन बुक्स का जो उत्पादन जिस प्रकार से किया गया था उनको क्या कहते हैं, इकनबुला। ठीक है, इकनबुला के बारे में दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पुस्तकों की दुनिया में इकनबुला उन पुस्तकों को संदर्भित करता है जो वर्ष 1500 तक के धातु के प्रकार का उपयोग करके मुद्रित की गई थी। यानी कि इन पुस्तकों में किसका उपयोग किया गया था, धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, इनको प्रिंट करने में धातु का उपयोग किया था। जिस व्यक्ति को धातु के प्रकार का उपयोग करके मुद्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया था वह कौन थे, जॉन गुटेनबर्ग द्वारा यह कार्य किया गया था। कब, 1440 से 1468 के बीच में। ठीक है, 1440 से 1468 के मध्य में ये कार्य किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः बता देता हूं कि पुस्तकों की दुनिया में इकनबुला क्या है। तो पुस्तकों की दुनिया में इकनबुला उन पुस्तकों को संदर्भित करता है जो वर्ष 1500 तक धातु के एक प्रकार का उपयोग करके मुद्रित की गई थी, और जिस व्यक्ति को धातु के प्रकार का उपयोग करके मुद्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया था वह कौन था, जॉन गुटेनबर्ग था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जॉन गुटेनबर्ग था 1440 से 1468 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, निम्न में से रेपोजिटरी जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर यहाँ दिए गए हैं, 4 सॉफ्टवेयर है, ग्रीन स्टोन है, ईप्रिंट्स है, ल्यूकेस है और संजय है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन ऐसा बनता है, कम से कम 2 से 3 बार ये एग्जाम्स में आया हुआ भी दोस्तों। पिछले नेट एग्जाम में पूछा गया है, KVS और NVS में भी ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों कौन सा, ईप्रिंट्स। ईप्रिंट जो सॉफ्टवेयर दोस्तों क्या है, एक प्रकार का रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो ये क्या है, एक ओपन एक्सेस रिपोजिटरी बनाने के लिए क्या है, सॉफ्टवेयर है। ओपन एक्सेस रिपोजिटरी बनाने के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। इसका निर्माण किया गया था दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन द्वारा इसका निर्माण कार्य जो किया गया था। साथ ही दोस्तों इसका निर्माण कब और कहाँ किया गया था इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों वो किया गया था सन 2000 में। इसका निर्माण कब किया गया था, इसका निर्माण किया गया था दोस्तों सन 2000 में इसका निर्माण कर लिया गया था। और ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है दोस्तों, ईप्रिंट्स की हम बात कर रहे हैं तो ईप्रिंट्स किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये पर्ल भाषा में दोस्तों, पर्ल भाषा में जो अवेलेबल है उसी भाषा में ये भी अवेलेबल है। ठीक है, पर्ल भाषा में लिखा गया है। इसका जो संस्करण है दोस्तों, अब तक इसका तीसरा संस्करण भी आ चुका है। 3.0 की हम बात करें, संस्करण की बात करें तो 3.0 इसका जो 3rd संस्करण है वो आ चुका है। और आधिकारिक तौर पर ये 24 जनवरी 2007 को जारी किया गया था। जो 3rd वर्जन है इसका, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसका 3rd वर्जन जो है कब जारी किया गया था। तो 3rd वर्जन जारी किया था 24 जनवरी 2007 को। एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ, ईप्रिंट्स की हम बात कर रहे थे। ये ओपन एक्सेस रिपोजिटरी बनाने के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसका निर्माण यूनिवर्सिटी ऑफ
साउथम्पटन के द्वारा सन 2000 में किया गया था। ठीक है, जो कि कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, पर्ल भाषा में लिखा हुआ है, पर्ल लैंग्वेज में। ये दोस्तों सॉफ्टवेयर हमेशा क्या HTML जो लैंग्वेज होती है इन लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनका एक सॉफ्टवेयर के रूप में या फिर इनके एक वर्गीकृत ढांचे के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे इसके थर्ड संस्करण की, तो इसका थर्ड जो एडिशन आया था 3.0 के नाम से, तो इस थर्ड एडिशन का जो जारी करने का समय था दोस्तों वो रहा 24 जनवरी 2007। 24 जनवरी 2007 को इसको जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्लाउड सर्वर का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय क्लाउड सर्वर का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है कि मेघराज है, बादल है, इंद्रा है या फिर मेघदूत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। भारतीय क्लाउड सर्वर का नाम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन गलत हो जाए इसका कोई वो नहीं है, आप जैसा भी आपको जो भी आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि ये क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेव रहेगा। तो दोस्तों भारतीय क्लाउड सर्वर का नाम मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय क्लाउड सर्वर का जो नाम है दोस्तों वो है मेघराज। मेघराज के नाम से भारतीय क्लाउड सर्वर बनाया गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि भारतीय क्लाउड सर्वर की जो परियोजना है वो इसका शुभारंभ जो है कब किया गया था। तो दोस्तों बता दूं आपको कि 4 फरवरी 2014 को 4 फरवरी 2014 को केंद्रीय संचार मंत्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने नई दिल्ली में क्या मेघराज परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लाउड का शुभारंभ किया था। ठीक है, इसका नाम क्या है, मेघराज परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लाउड का शुभारंभ किया था 4 फरवरी 2014 को। और इसका कार्यान्वयन जो दोस्तों वो किया जा रहा है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान, यानी इसका जो देखभाल है, इसका जो संचालन कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के द्वारा, यानी कि निक द्वारा। निक बोले तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका देखिए एक ही क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कि भारतीय क्लाउड सर्वर का नाम मेघराज है। मेघराज को कब जारी किया गया, 4 फरवरी 2014 को। इसका क्रियान्वयन व संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये निक के द्वारा किया जा रहा है। निक का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये कहाँ अवेलेबल है, तो ये क्या है, दिल्ली में। अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन से कम 5 से 7 क्वेश्चन बना सकते हो दोस्तों। इसका जो शुभारंभ दोस्तों निक के द्वारा, इसका जो कार्यान्वयन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, निक के द्वारा किया जा रहा है। और मेघराज कार्यक्रम का जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है इसका, तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जो क्लाउड कंप्यूटिंग व्यवस्था है उसको कायम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इस क्लाउड कंप्यूटिंग को क्या करना है, कायम रखना है, ये इसी का लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इनफिनिट किससे संबंधित नहीं है। इनफिनिट यानी कि जो भी प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम्स दिए गए इनमें से इनफिनिट का संबंध किस प्रोग्राम से नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ई शोध सिंधु, दूसरा है इन्फोनेट, तीसरा है आपका विद्वान डेटाबेस और चौथा है आपका नेकलीन। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो हम बात करें दोस्तों इनफिनिट से संबंधित नहीं है ये बात करेंगे तो दोस्तों ई शोध गंगा तो बिल्कुल इसका इसी का प्रोग्राम है, इनफिनिट का प्रोग्राम है। इन्फोनेट की अगर हम बात करें तो यूजीसी इन्फोनेट इसी का प्रोग्राम है दोस्तों। विद्वान डेटाबेस की अगर बात करें तो विद्वान डेटाबेस भी इसी का प्रोग्राम है। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों नेकलीन। ये नेकलीन जो है दोस्तों, नेकलीन क्या है, इसका प्रोग्राम नहीं है। नेकलीन किसका प्रोग्राम है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेकलीन जो है डेलनेट का प्रोग्राम है, DELNET डेलनेट, यानी कि जो वर्तमान समय में डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से स्थापित है और पहले दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से स्थापित था। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि डेलनेट की जो स्थापना है वो कब हुआ है, किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ा सा इन्फिनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इन्फिनिट के बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो इन्फिनिट क्या है कि सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, जो कि कहाँ है, इसका जो मुख्य केंद्र दोस्तों कहाँ है, गांधीनगर विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र भी है दोस्तों। साथ ही हम बात करेंगे इन्फिनिट, जो कि इसका अगर इस इन्फिनिट की हम बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण किया गया था कब, मार्च
1991 को, मार्च 1991 को इसका निर्माण किया गया था। निर्माण करने वाली संस्था थी दोस्तों कौन? यूजीसी। यूजीसी के बारे में जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई थी और 1956 में एक अधिनियम पारित, संसद में एक अधिनियम पारित करके इसको क्या एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि यूजीसी का ये कार्यक्रम है और इन्फ्लीमेट के जो मुख्य कार्यक्रम है दोस्तों, उन मुख्य कार्यक्रमों की अगर हम बात करें दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो मतलब 99% यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने का चांसेस है, ठीक है। तो इन्फ्लीमेट के अगर कार्यक्रमों की मैं बात करूँ तो कौन कौन से कार्यक्रम है दोस्तों? तो इंडिकेट है इसका, INDCAT, इंडिकेट किसका कार्यक्रम है? इन्फ्लीमेट का है दोस्तों। इसके अलावा सोल सॉफ्टवेयर किसका कार्यक्रम है? सोल सॉफ्टवेयर, ये भी इन्फ्लीमेट का कार्यक्रम है। इसी के साथ दोस्तों बात करूं ईशोध सिंधु, ईशोध सिंधु SHODSINDHU, ईशोध सिंधु, ये भी क्या है? इस इन्फ्लीमेट का प्रोग्राम है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करूं और तो शोध गंगा है SHODGANGA, शोध गंगा, ठीक है। ईशोध सिंधु हो गया अपना, शोध गंगा हो गया। इसी के साथ दोस्तों शोध गंगोत्री, नेक्स्ट है हमारा कौन सा? शोध गंगोत्री, नेक्स्ट हमारा शोध गंगोत्री SHODH, शोध गंगोत्री ना करके शोध सिंधु की है दोस्तों, शोध सिंधु की SHUDDHI, शोध सिंधु की। इसके बाद में दोस्तों और बात करें इसके प्रोग्राम्स की तो IRINS, ये भी किसका प्रोग्राम है दोस्तों? ये भी इन्फ्लीमेट का ही प्रोग्राम है। इसके साथ दोस्तों विद्या मित्रा है इसका, इसी का प्रोग्राम है VIDYA, विद्या मित्रा, MITRA, विद्या मित्रा, ये भी किसका प्रोग्राम है? इन्फ्लीमेट का नेट का ही प्रोग्राम है। इसी के साथ दोस्तों और बात करें तो और कौन सा इसका? तो विद्वान डाटाबेस है, WIDWAN, विद्वान, यानी कि जो यहाँ पे दे चुका है, पहले दे भी चुका है ऑप्शन में। विद्वान डाटाबेस है, UGC इन्फोनेट है, ये भी इसी का प्रोग्राम है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इन तीनों प्रोग्राम्स के बारे में बता सकते हैं कि ये तीनों प्रोग्राम्स जो है इनका निर्माण कब किया गया था, किस वर्ष से इनको गठित किया गया था। साथ ही दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपकी नेकलिन जो है, नेकलिन किसका प्रोग्राम है? नेकलिन डेलनेट का प्रोग्राम है। नेकलिन की अगर हम फुल फॉर्म की दोस्तों अगर बात करूँ तो नेकलिन की, कि नेकलिन जो प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी जो दोस्तों फुल फॉर्म होती है नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज, नेशनल NATIONAL, नेशनल कन्वेंशन ऑन CONVENTI, नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। आपको यहाँ पे जो कुछ भी आपको डिस्प्ले हो रहा है वो शायद क्लियरली नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप मेरी वॉइस के माध्यम से आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं या फिर कहीं पे आप नोट करके भी इसको याद कर सकते हैं। तो एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ, नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग नेकलिन का पूरा नाम है। और नेकलिन जो डेटाबेस है दोस्तों वो डेलनेट के द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये टेस्ट सीरीज थी, जैसा कि इससे पहले भी एक टेस्ट सीरीज हम डाल चुके हैं, कैसी लगी आपको और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आपने जो भी सुझाव है किसी भी प्रकार के अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और आने वाली नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में दोस्तों हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपनी तैयारी दोस्तों निरंतर करते रहिए, किसी भी प्रकार की किसी बहकावे में ना आए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा होगा दोस्तों कि कुछ व्यक्ति आपको अलग अलग प्रकार का प्रलोभन देंगे कि यहाँ पे आपको ये पेपर, इस प्रकार के पेपर मिल रहे हैं, ये है वो है। तो ऐसे किसी प्रलोभन में ना आए। काफ़ी लोग आपको यह अफवाह भी दे रहे होंगे कि एग्जाम्स नहीं होगी या फिर पोस्टपोन होने के चांसेस है, ये है वो है। तो आप इन सब बातों को नेगलेक्ट करते हुए अपनी तैयारी की ओर अग्रसर रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।